Hello students, welcome to our channel Live Education Pundri. Today we will discuss about the topic Coulomb's law. ठीक है, that is the Coulomb's law जो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का है. ठीक है, तो Coulomb's law एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स कूलम. उन्होंने दिया था. उन्होंने क्या बोला कि जब दो पॉइंट चार्ज रेस्ट पर होंगे, क्या बोला कि जब दो पॉइंट चार्ज रेस्ट पर होंगे तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा. वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और इनका एक कंबाइंड नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मींस चार्ज जब रेस्ट पर होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, मींस स्टैटिक मींस रेस्ट, इलेक्ट्रो मींस चार्ज. जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों सेम चार्ज होंगे. और अट्रैक्टिव कब होगा? जब वो अपोजिट चार्ज होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट्स होते हैं जो अगर नॉर्थ और साउथ पोल लूं अगर मैग्नेट का मैं तो अट्रैक्ट करेंगे, पास में लेकर आऊं. अगर मैं इसको साउथ और साउथ को पास में लेकर आऊं तो रिपेल करेंगे. सेम बिहेव चार्ज करता है. जब सेम दो चार्ज में लेकर आऊंगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे और जब सेम होगा करेंगे. तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है या फिर कूलम्स लॉ बोल लो, इसकी क्या डेफिनेशन है कि इट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस. मींस ये दो चार्ज जो हैं दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, मींस चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा. ठीक है, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. मींस इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, जैसे कि ये लिख रखा है. ठीक है, 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो मींस जब इनको कंबाइन करेंगे तो फोर्स इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्जेस की प्रोडक्ट के ऊपर भी और डिस्टेंस के ऊपर भी. अगर तुम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो मींस चार्ज को तुम दूर लेकर जा रहे हो तो फोर्स कम होगा. डिस्टेंस को घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा. ठीक है, ऐसे अगर तुम चार्ज को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा. ठीक है, मींस जो फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड आर स्क्वायर के. ठीक है, इसके इनवर्सली होता है और चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है. जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर है. तो यहाँ पे K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मैंने अभी बताया. इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. मतलब K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है और इसकी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. ठीक है, अब जो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट आया है, K की वैल्यू है ये K इज इक्वल टू दिस. तो 4 पाई तो कांस्टेंट नंबर है. जो एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, या इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी. परमिटिविटी का मतलब कि कितना फोर्स परमिट कर रहा है. मतलब ये परमिटिविटी जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी कि मीडियम जैसे कि मान दो चार्ज वैक्यूम के अंदर है या एयर के अंदर है तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लगेगा. लेकिन बीच में कोई मीडियम आ जाता है, ठीक है, बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो फोर्स कम हो जाएगा. ठीक है, मीन्स क्या कह रही हूँ मैं कि जो परमिटिविटी है, जो फोर्स है वो इस परमिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. मीन्स मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा. चार्ज के ऊपर तो करेगा, डिस्टेंस के ऊपर भी करेगा, बट साथ के साथ इस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा. अगर ये मीडियम कोई कुछ और है वैक्यूम के अलावा तो फोर्स ऑब्वियसली बात है कम ही लगेगा. इसकी वैल्यू बढ़ी तो फोर्स कम हो जाएगा. ठीक है, तो परमिटिविटी का मतलब कितना फोर्स परमिट कर रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो चार्ज को किसी बीच में कोई मीडियम है इसके, तो जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा. क्या लगेगा? कम लगेगा. तो मींस जो फोर्स इन मीडियम, जब मैंने मीडियम पुट कर दिया तो जो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना. वहाँ पे K जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m. मींस एप्सिलॉन m क्या है? मीडियम के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, परमिटिविटी इन मीडियम Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. तो यहाँ पे जो ये आपने रिलेटिव परमिटिविटी सुना होगा और रिलेटिव वर्ड सुना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह. इसका मीनिंग क्या होता है कि हम जिस भी मीडियम में वेलोसिटी वगैरह चेक करना चाहते हैं उसको हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? वैक्यूम में जितनी उसकी वेलोसिटी होती है. वैसे ही हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है. मींस हमें मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है मीडियम में. ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे हम? वैक्यूम में कितनी है उसके साथ. ठीक है, तो जो ER है एप्सिलॉन जो R है वो होगा एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. मींस मीडियम में कितनी परमिटिविटी है और वैक्यूम में कितनी परमिटिविटी है, उन दोनों का रेशियो, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी. तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन m की जगह
एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये पुट करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये फैक्टर है ये वाला और ये वाला, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि फोर्स इन एयर या फोर्स इन वैक्यूम बोल सकते हैं मैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है वो सेम चीज है। तो ये फोर्स इन एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर आ गया। तो मीन्स यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है मैं इसको उस साइड ले जाती हूँ, एफएम को नीचे ले आऊंगी, तो एप्सिलॉन आर क्या आ गया, फोर्स इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। ठीक है, ये भी परमिटिविटी की डेफिनेशन है और ये भी क्या है, परमिटिविटी की डेफिनेशन है, दोनों ही हो सकते हैं। बट हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं, के। ठीक है, क्या यूज करते हैं, के भी यही होता है, एप्सिलॉन आर भी यही होता है। ठीक है, तो मीन्स क्या कह रही हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, रेशियो एफ ए अपॉन एफ एम। और जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इस फॉर्मूले के ऊपर भी आ सकते हैं। और जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स का वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आ सकते हैं। ठीक है, जो पीछे वाला के था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था और जो ये है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, बात तो वही है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, एप्सिलॉन एम आ जाएगा मीडियम। मीन्स क्या है, जो पीछे वाला हमने कांस्टेंट लगाया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था। ठीक है, और ये वाला हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी क्या लिखो आप, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी वजह से रखा है क्योंकि चार्ज जब रेस्ट पर होगा, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है कूलम्स लॉ की, चार्ज को रेस्ट पर होना पड़ेगा, होना चाहिए, मतलब ये मस्ट है, और पॉइंट साइज का होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वहां पे कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैल्यू वेरी करेगी हर बार डिस्टेंस के साथ, इस वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, एक कूलम्स लॉ की, हाँ, तो क्या बात करें, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कूलम होती है, तो मैं क्या कूलम स्क्वायर लिख सकती हूँ उसको। ठीक है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, और आर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी तो यूनिट होती नहीं। तो न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी, न्यूटन। इसको हम उधर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट आ जाती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की। फोर्स की तो यूनिट नहीं रखनी है आपको। ठीक है, फोर्स चाहे किसी भी टाइप का हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, एनी टाइप ऑफ फोर्स, तो यूनिट क्या होगी उसकी, न्यूटन ही होगी। ठीक है, तो आपको जब भी वैल्यू निकलेगी तो फोर्स की यूनिट के साथ न्यूटन लगाना पड़ेगा। आपको ये वैल्यू नहीं याद करनी, ये वैल्यू आपको एप्सिलॉन नॉट को निकालने के लिए जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनेगी पर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा कूलम्स लॉ, वो आज ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिया था, तो हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे कि कैसे, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है। ठीक है, तो वो चीजें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।